आप देख रहे हैं इस वक्त आज का मुद्दा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा इमरान खान सरकार के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। दरअसल इमरान खान का इस्तीफा मांगने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहबी गुट जमीयतुल इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अलग अलग सूबों और शहरों से बड़ी अपोजिशन पार्टियों के कारकुनान और लीडरान राजधानी इस्लामाबाद में जमा हो गए हैं और इमरान खान नियाजी गो के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि इमरान खान सरकार इलेक्टेड नहीं बल्कि फौज की सिलेक्टेड हुकूमत है। रैली में अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने 14 महीने में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम को सड़क पर ला दिया है। यह सरकार जादू टोने की सरकार है। फूंक मार मार कर लोगों की तकर्रुरी की जा रही है। इशारा वजीर आजम की बीवी की तरफ था, जिनके बारे में कई खबरें पाकिस्तानी मीडिया ने चलाई थी कि वो अपने आप को सूफी कहती हैं और जिन्न और इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। रैली को मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और अपोजिशन ने सरकार को उखाड़ फेंकने की कस्में खाई। स्टेज से कहा गया कि यह रैली नहीं, अवाम का समंदर है जो सिलेक्टेड सरकार को बहा ले जाएगा। लेकिन इस समंदर में पाकिस्तान की 50% ताकत यानी खवातीन की हिस्सेदारी नहीं थी। ना तो खातून लीडर बुलाई गई थी और ना ही सियासी पार्टियों की खातून कारकुनान। इतना ही नहीं, रैली के कवरेज के लिए गई पाकिस्तानी मीडिया की खातून रिपोर्टर्स और एंकर्स को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। इस मुनाफिकत को देखकर समझा जा सकता है कि वहां की मजहबी जमातों को किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। आज पाकिस्तानी सियासत ने दुनिया को दिखाया कि वो किस तरह खवातीन की इज्जत न करने वाली गैर मुहज्जब सोसाइटी है। इस बीच पीएम इमरान खान ने मकबूजा गिलगित बाल्टिस्तान में एक रैली से खिताब किया और अपोजिशन से सवाल किया कि यह आजादी मार्च किससे आजादी मांगने के लिए निकाला जा रहा है। यह कहना था वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर हमला बोला और कहा कि जिनका इस्लाम डीजल के परमिट पर बिक जाता हो, इस कमेटी से उस कमेटी का चेयरमैन बनने पर जमीर जो लोग बेच देते हो, उन जैसे लोगों के होते हुए पाकिस्तान को यहूदियों की साजिश की जरूरत नहीं है। हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का कहना है कि अपोजिशन कश्मीर मामले से तवज्जो हटाने के लिए यह प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो दूसरी तरफ पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को नालायक, नाअहल और कठपुतली वजीर आजम करार दिया, जिनके दौरे में ना आवाम आजाद है, ना सियासत और ना ही सहाफत। तो पाकिस्तान सियासी तौर पर इस वक्त बहुत ही अजीब दौर से गुजरा है। ऐसा नहीं कि वहां पर इस तरह के हालात पहले नहीं बने, पहले भी इस तरह के कई किस्म के हालात बन चुके हैं। नवाज शरीफ को भी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा था जब एक और मौलाना ने इस तरह की रैली निकाली थी और उससे नवाज शरीफ को नुकसान भी काफी हुआ था। तो पाकिस्तान में मजहबी क़यादत जब अपोजिशन के साथ हो जाती है और वो अगर इस तरह से आगे बढ़ती है तो हुकूमतों को डावाडोल करने की ताकत रखती है। तो इमरान खान की सरकार की क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई? एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जब अपोजिशन इमरान खान को नाअहल, कठपुतली कहता है तो इशारा किस तरफ है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार आज स्टेज से कहा गया कि कठपुतली है और यह भी कहने की कोशिश की गई कि आर्मी की, फौज की कठपुतली है, लेकिन दूसरी तरफ घबराहट में या उस बात को ढांपने के लिए फिर यह भी कहा गया कि हम फौज का बेजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारें किसकी कठपुतली होती हैं। तीसरा सवाल, अपोजिशन जो मुतालबा कर रहा है, क्या हुकूमत उसे तस्लीम करेगी? ये बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, पाकिस्तान में सियासी उठापटक को हिंदुस्तान कैसे देखे? यह भी देखने वाली बात है। आज रैली से कहा जा रहा था कि आज देखिए हिंदुस्तान खुश हो रहा होगा। इमरान खान कह रहे थे अपनी रैली से कि ये सारा जो अपोजिशन गड़बड़ कर रहा है, जो इतनी बड़ी रैली कर रहा है इस्लामाबाद में, उसको देखकर हिंदुस्तान खुश हो रहा होगा, या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे होंगे। पांचवा सवाल, रैली में खवातीन से तफरीक क्या पाकिस्तान का असली चेहरा है? इस पर भी हम बात करेंगे।
तो आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का, और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मैंने अपने साथ कर्नल तेज टिक्कू साहब को जोड़ा है। आप एक सियासी तज्जियाकार तो हैं, डिफेंस के बड़े जानकार हैं, पाकिस्तान को जरा करीब से जानते हैं, उसकी नब्ज जो है उसको बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं। सर आपका खैर मकदम है। मैंने संतपाल जी को भी अपने साथ जोड़ा है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादिर साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एक मजहबी रहनुमा के तौर पर। उनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले कर्नल तेज टिक्कू साहब के पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से पाकिस्तान का मौजूदा दौर चल रहा है या मौजूदा सूरत हाल है, क्या इमरान खान सरकार के लिए मुश्किल ये वक्त है, खतरे की घंटी है? आज वो लगातार अपोजिशन को कोस रहे थे, मौलाना को खरी खोटी सुना रहे थे, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि ये कहीं ना कहीं इस्लामाबाद, ये इस्लाम नहीं इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश है, ये इस्लामाबाद पर कब्जा करने की कोशिश है। इमरान साहब देखिए, एक दो पॉइंट्स, इसके एक दो पहलू में हमें बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है कई इलेक्शन के बाद जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बना, इनकी क्रेडिबिलिटी सबसे कम थी। क्योंकि जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से पहले के हालात जो पाकिस्तान में थे, सबको पता था, दुनिया भर में ये बात चल रही थी कि जो वहाँ पर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन जो हुकूमतें तय करता है, वो आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी खासकर, तो उनका ये सिलेक्टेड नुमाइंदा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इमरान खान के पास अपनी भी इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं थी सेनेट के अंदर कि ताकि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता हो। तीसरी बात ये थी कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी नवाज शरीफ की, उनको किस प्रकार से उनके कैंपेनिंग में बाधा डाल दी गई। तो इस प्रकार से इमरान खान एक ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का जिसकी सरकार में आते ही क्रेडिबिलिटी बहुत लो थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जब भी क्या हमेशा वो हुकूमत करते रहे पाकिस्तान के ऊपर, या डायरेक्टली या अपने या जब कोई दूसरा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता तब भी ताकत काफ़ी हद तक उन्हीं के हाथ में होती है। लेकिन आर्मी हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करती है, उसकी सियासत चलाती है जब वो अपने साथ रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज को रखती है। तो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी हमेशा पाकिस्तान आर्मी की सपोर्टर्स रही है और उससे वो सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, हुकूमत चलाते हैं। मुझे लगता है कि आर्मी अपना नाम बदनाम नहीं होना देना चाहती है, क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इमरान खान तो उनका एक सिलेक्टेड आदमी है, और इमरान खान के आने के बाद आपको मालूम है पाकिस्तान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप जब खुद कह रहे हैं कि आर्मी हमेशा कट्टरपंथियों को, शिद्दत पसंदों को अपने साथ रखना चाहती है, तो आज हम देख रहे हैं कि मौलाना की क़यादत में अपोजिशन तो ठीक है, लेकिन जो शिद्दत पसंद ग्रुप है, मौलाना खुद अपने आप में एक शिद्दत पसंद चेहरा है, उनकी जो तंजीम है पूरी तरह से शिद्दत पसंद तंजीम है। आज औरतों को तो आने नहीं दिया गया। तो जब आर्मी को लेकर के ये लोग खुलकर के अपनी बात रख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्मी का हाथ इन पर आ चुका है। एब्सोल्युटली, मैं तो बिल्कुल, वरना हिम्मत किसी की पाकिस्तान में होती नहीं आर्मी के खिलाफ बोलने की। जी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मुहिम चली, आजादी मार्च हो, और आजादी मार्च तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आजादी मार्च से तो उन्होंने नवाज शरीफ को हराया था। तो ये आजादी मार्च जो है आर्मी के एक्सेप्टेंस से, आर्मी के कहने पर हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मुहिम आगे बढ़ती जाएगी, अब आपने देखा PMLN भी इनके साथ जुड़ा है, बिलावल भुट्टो भी इनके साथ जुड़ गया है, तो ये मूवमेंट इतनी जबरदस्त होगी। अब लोगों में इतना रोष है इमरान के प्रति, तो कीमतें बढ़ी हुई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो मुझे लगता है इमरान खान के पक्के जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और इमरान खान, तेज टिक्कू जी, अपनी रैली में कह रहे हैं कि ये लोग आजादी किससे मांगने निकले हैं, यही बात साफ नहीं। तो इमरान खान तो खुद ही ये आजादी मार्च चला रहे थे, वो किससे आजादी मांग रहे थे? एक ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था वहां पर, और इन्होंने कौन सा उनको काम करने दिया? प्रॉब्लम ये है कि आज जूता जो नवाज शरीफ के ऊपर ये फेंक रहे थे, अब लोग इसके ऊपर फेंक रहे हैं, और वो भी सिर्फ 14 महीने में समझ में आ गया। जी बिल्कुल, 14, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। इमरान खान ये नहीं कह रहे। एक और चीज बताना चाहता हूं, इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल मिसहैंडल किया।
اور ان لوگوں کے مطابق ہاں نہیں ہاں انفیکٹ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گے کشمیر کے مدعے کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے مس ہینڈل کیا. آرٹیکل 370 پر انہوں نے اپنے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ اونچی کر دی جیسے کہ کچھ دنیا الٹ پلٹ ہو رہا تھا. آفٹر آل آپ دیکھ لیجئے گلگت بلتستان کو تو انہوں نے 47-48 کے بعد ہی اپنے ڈائریکٹ کنٹرول میں رکھا تھا. کون سی مصیبت آ گئی تھی؟ لیکن اتنی ایکسپیکٹیشن اتنی اپیکشائیں بڑھانے کے بعد پاکستان کچھ کر نہیں سکا. لائن آف کنٹرول میں ان کو نقصان ہو رہا ہے, آتنکوادیوں کو اندر ہم آنے نہیں دے رہے ہیں, اور کشمیر میں بھی بائی اینڈ لارج امن چین ہے. تو یہاں سے بھی یہ ہار رہے ہیں, اپنے انٹرنل سچویشن بھی ان کے خراب ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو جانا ہی بیٹر ہوگا, ان کو جانا ہی بیٹر ہوگا, اور یہ آرمی کی سازش ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے سنت پال جی؟ کیونکہ پاکستان کی آرمی کے بارے میں آپ نے بھی کئی بار تبصرہ کیا ہے. ایک تو وہ پیسے سے مضبوط ہے, دوسرا وہ سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی جو قیادت ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں, سرکار سے ڈرتے نہیں ہیں, اور جب دل چاہتا ہے وہ قبضہ لیتے ہیں. اور ویسے بھی کوئی سرکار ہوتی ہے تو وہ انہی کی کٹ پتلی ہوتی ہے, کیونکہ آج تمام لوگ کھل کر کے عمران خان کو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کس کی کٹ پتلی؟ ہندوستان کی کٹ پتلی تو نہیں, امریکہ کی کٹ پتلی تو نہیں, یا آرمی کی کٹ پتلی؟ جی عمران جی, میں آپ سوال پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے میں انٹرنل اور ایکسٹرنل پاکستان کی جو ہے کنڈیشن بتانا چاہتا ہوں. جو سپنے عمران صاحب نے دکھائے تھے پاکستان کو کہ میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا اور اس کو جو ایک ورلڈ کے پلیٹ فارم پہ لے کے آؤں گا, جو بھی انٹرنل پرابلم ہے میں ان کو سالو کروں گا, پانی کی پرابلم ہے, اور کافی سپنے انہوں نے دکھائے تھے. لیکن ابھی عوام کو ایسا لگا ہے سب سے بڑا جو پرابلم ہے اکانومی, سوشل اور پولیٹیکل بھی, اور نیبرز کے ساتھ بھی, اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جو حالت ہے وہ بہت سب سے زیادہ خراب ہوا ہے ان کے دشک میں. آپ دیکھیے گا آج ڈالر وہاں 160 روپے پہ, اور 16% انفلیشن بڑھ چکا ہے, اور بے روزگاری کافی ہو چکی ہے, اور مہنگائی جو ہے کافی ہو گئی ہے, اور مندی تو لیکن سر عمران خان کہہ تو رہے نا کہ میں ان تمام چیزیں سے نپٹ رہا ہوں. ابھی تو 14 مہینے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے آج اپنی ریلی سے عمران خان کہ میں لوگوں کو جیل بھیج رہا ہوں جنہوں نے بھینکر کرپشن کیا, پاکستان کو بیچ کھایا. ایسے ایسے پرائم منسٹرز کے نام گنا رہے تھے جن کے لڑکے آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری تو ہیں ہی نہیں, مطلب دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں. وہ گنا رہے تھے کہ ایک وزیر دفاع تھے جو کہ سائیکل کی دکان جن کے والد چلاتے تھے, اور وہ آج ارب پتی ہیں. تو ایسے لوٹا ہے پاکستان کو لوگوں نے, تو میں ان پر قبضہ کس رہا ہوں. تو یہ تمام بے روزگار لوگ یہاں پر اسلام آباد میں اکٹھا ہو رہے ہیں. جی وہ بول بھی رہے ہیں کہ میرے اوپر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرپشن والے ہیں ان کو جو ہے چھڑوانے کے لیے. لیکن عوام جو کہہ رہا ہے, جو عوام میں جو پولیٹیکل لیڈر جو ان کو میسج دے رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب وہ بیمار ہیں اور وہ اندر ہیں, اور پھر دوسرے ان کی بیٹی بھی جو ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی بیمار ہیں, پھر یہ جداری صاحب کا بھی ہے وہ بھی بیمار ہے. عوام میں جو پولیٹیکل پارٹی بیمار بھی ہے اور اندر بھی ہے, اندر بھی ہے. جی تو یہ گھبراہٹ ہے کیا, یہی بوکھلاہٹ ہے کیا؟ نہیں مطلب اپوزیشن کا یہ جو مدعا بنایا ہے سر, انہوں نے ایک اپوزیشن نے ایک مدعا بنایا ہے, عوام کو بھی ساتھ میں لیا ہے. ایک تو اپوزیشن پارٹی آپ بتاؤ دے آر ویری ایکٹیو, دوسرا انہوں نے عوام کو اسی حساب سے ایک تو اکنامیکل مدعا بنا دیا. میں تیج ٹکو جی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اصل چہرہ کس کا جو ہے بدعنوان نظر آتا ہے, 14 مہینے کی عمران خان سرکار یا اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے لمبا پاکستان چلایا اور جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان کو کون چلاتا ہے. ایک کریڈیبل پارٹیز تھی وہاں پر, وہ 2 کریڈیبل پارٹی سے PMLN اور PPP, یہ 2 کریڈیبل پارٹیز ہیں. لیکن عامی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کو نہیں رکھنا ہے, کیونکہ یہ دونوں عوام میں ایک پاپولر پارٹیز تھی, اور پاپولر پارٹی کے ساتھ عامی ڈیل نہیں کر سکتی تھی. اور آپ نے دیکھا دونوں کا کیا حشر کر دیا انہوں نے. PPP کو بھی تقریباً ختم کیا, بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا, بے نظیر کے مارے جانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. اور جہاں تک نواز شریف کا تعلق تھا, وہ بھی پہلے تو وہ ضیاء الحق کے ٹائم سے عامی کے ہی نمائندے تھے, لیکن آہستہ آہستہ سے وہ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہونے لگے, آٹونومس ہونے لگے, وہ اپنی نیتیاں بنانے لگے, اور جس وجہ سے عامی اس کے برخلاف چلی گئی. تو میں مانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. عمران خان اس پولیٹیکل ویکیوم کو بھر سکتے تھے, لیکن بدقسمتی سے عمران خان
मुझे लगता है एक सियासी आदमी नहीं था। दूसरा, वो बिल्कुल एक रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में कठपुतली रह गया। और आपने देखा है कि अब आपने खुद भी बात करी कि जब उनकी तीसरी शादी हुई तो वो उनके वाइफ के दबाव में कैसे आ रहा, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो जिस वजह से इमरान खान को जो मौका मिला था अपनी क्रेडिबिलिटी को संभालने का, वो खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को, वो जी अरबपति बन गया, मैं उसको जेल में जा रहा हूं, लेकिन पर्सनल क्रेडिबिलिटी तो इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई इनको बिलीव करने को राजी नहीं है। इस वजह से मैं ये मेरे दिल में कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है आर्मी ने फैसला किया है कि ये आदमी को और भी ज्यादा डिस्क्रेडिट करो, ताकि पाकिस्तानी ये बोले कि भैया यहां सिर्फ हमें एक ही इंस्टीट्यूशन बचा सकता है, वो आर्मी बचा सकेगी। और फिर वो उनकी फिर उनका तो डायरेक्ट। और वैसे भी कश्मीर पे 370 हटने के बाद से पाकिस्तान में आर्मी भी बौखलाई हुई है। चुनी हुई सरकार का मुजाहरा खराब रहा है। वैसे भी चुनी हुई सरकार क्या मुजाहरा करेगी जब आर्मी ही सब कुछ चलाती है। लेकिन आर्मी ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम मौका देते हैं बीच बीच में, शायद ये बड़ी बात हो सकती है। मेरे साथ मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादिर साहब भी हैं। कादिर साहब, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि उनकी नींव ही शिद्दत पसंदी पर रखी गई। शिद्दत पसंद इस्लाम बनता है, पाकिस्तान बनाता है। जो सेकुलर मुसलमान थे वो आज भी हिंदुस्तान में हैं और हमेशा रहेंगे। तो पाकिस्तान की नींव ही इस तरह से बनी है। तो वहां पर जब ये शिद्दत पसंद तंजीमें आगे आती हैं तो हुकूमतों के लिए भी खतरा बन जाती हैं और सीधे तौर पर उनको आर्मी का सपोर्ट होता है, तभी वो इस तरह की हरकत कर पाती हैं। आज हमने देखा कि पाकिस्तान में मौलानाओं को देख रहे हैं हम, आप ठीक तरह से बता पाएंगे, महिलाओं से, खवातीन से डर लगता है। ना किसी बड़ी पार्टी की कोई नेता थी, ना उनकी कार्यकर्ता थी, ना ही टेलीविजन की रिपोर्टर्स को आने दिया गया। मतलब 50% आबादी के साथ गैर इंसानी सुलूक किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, और खास तौर से इस्लाम की रोशनी में? बिस्मिल्लाह। देखिए इमरान साहब, डॉक्टर इमरान साहब, इस्लाम की बात तो एक बहुत आला, मुहज़्ज़ब, मुक़द्दस, मुअत्तर चीज़ है, और ये लोगों को सियासी ताल्लुक से जोड़ करके उसको ना देखा जाए। उसकी बात सराहतन ये है, पाकिस्तान का अपना एक चेहरा है, उसका एक अपना रूप है, उसकी एक अपनी ज़मीन है। अब रहा इससे ताल्लुक से इमरान खान का ताल्लुक या मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक। मौलाना फजलुर रहमान भी एक सियासी आदमी ही हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों, एक मौलाना है, कहाँ के पढ़े हैं, कहाँ के लिख के हैं वो पता नहीं, गैर मुल्क की बात है, लेकिन इतना है कि लफ्ज़ मौलाना उनके साथ जुड़ा है। मुशर्रा आदमी है, चेहरे पर दाढ़ी सजी है, रची है, मोटे ताज़ा आदमी है, चेहरे में लहीम शकीलो जमील मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक सियासी आदमी है। अपने मफाद के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए वो हर सियासी आदमी, चाहे वो मौलाना हो या गैर मौलाना हो, जब वो सियासत की सरजमीन पर आता है और सियासत के बादल के नीचे से जब बारिश होती है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि तकद्दुस किसका पामाल हो रहा है, किसकी अजमत जा रही है, किसकी इज्जत बेइज्जती हो रही है। उसके सामने सिर्फ अपना मकसद रहता है, अगराज़ सियासत रहते हैं, और उनके जो हम नवा होते हैं उनको खुश करने की वो उसकी एक आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना रहती है। यही है मुल्क के पाकिस्तान के साथ। लेकिन सर, आज तो वहां की बड़ी सियासी जमातों ने मौलाना को खुश करने के लिए अपनी पार्टी की महिला खातून कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया। मतलब आप सोचिए, जिस पाकिस्तान की कमान बेनजीर भुट्टो ने संभाली और उनका बेटा वहां से तकरीर कर रहा हो रैली से, उनकी पार्टी की महिला चेहरों को नहीं आने दिया गया। महिला बड़ी नेता है उनके, या नवाज शरीफ की बेटी जो पाकिस्तान को आगे संभालने वाली जो प्रोजेक्ट की जा रही हैं, या उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून को देखने वाली हैं, उनके लोगों को, महिलाओं को, आज वहां की खवातीन में बड़ा गुस्सा है। टेलीविजन पर लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज हैं कि ये कैसी रैली है जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं। पाकिस्तान अब इतना भी अफगानिस्तान की तरह नहीं है कि खवातीन को सीधे एंट्री ना हो इस तरह के मामलों में। देखिए, हमारे समाज में चाहे वो हिंदुस्तान का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो, जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो वहां औरतों का नाम साथ में जरूर लिया जाता है। लेकिन यह है कि यहां भी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान में भी, वहां भी हैं, और वहां तो वजीर आजम भी रही हैं, वजीर खारजा भी रही हैं, और बहुत अहम पदों पर मुल्क पाकिस्तान में भी खवातीन हैं। और जो अहम पार्टी है, आसिफ जरदारी की बेगम बेनजीर भुट्टो भी थी। तो इस तरीके से अगर
اگر وہ نہیں آنے دے رہے ہیں تو اس کا میسج یا تو یہ ہے کہ وہ مولانا ہے یا مولانا ان کو نہیں آنے دے رہا ہے. تو مولانا جب آنے نہیں دے رہا ہے تو مولانا کو حمایت جس پارٹی کی حاصل ہے, جو بے نظیر بھٹو کا بیٹا, آصف زرداری کا بیٹا ان کی حمایت کر رہا ہے, تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن میڈیا کی عورتوں کو, ماؤں بہنوں کو تم برطرف کر رہے ہو, ایک عورت کی بنائی ہوئی پارٹی کی حمایت سے تم اتنے لوگوں کو حاصل کرنے کے بعد عمران کی حکومت کے خلاف صفارہ کر رہے ہو, تو وہاں سوچنے کا باعث ہے. میں تو یہ کہوں گا ان پاکستانی دوسرے لوگوں سے کہ وہ کام کرو جو تمہارے لیے عافیت کا ہو. اس آزادی مارچ سے مولانا فضل الرحمان کا تعلق ملک پاکستان کی بقا کے لیے نہیں ہے, اس کے تقدس کے لیے نہیں ہے, اسلام کی آبیاری کے لیے نہیں ہے, احادیث اور صحابہ کے لیے نہیں ہے. صرف ذاتی مقصد مولانا فضل الرحمان کا اپنے عام کو چمکانا ہے, ہندوستانی عوام کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ دینا ہے, اپنے آپ کو قربان چڑھانا ہے. اور وہ ہماری خواتین حضرات بھی جو اس مسئلے سے ہیں وہ سوچیں سمجھیں کہ یہ ہر دور میں پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے. کبھی کسی کا احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے تو عوام اس کے ساتھ دے دیتی ہے. جب نواز شریف کا دور آیا تھا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, اور جب عمران اقتدار سے باہر تھے, اقتدار کے قریب آنا چاہتے تھے, تو انہوں نے بھی ایسا ہی مارچ شریف صاحب کے خلاف نکالا تھا. اس میں مولانا طاہر القادری کو جو بین الاقوامی ہے ان کا سہارا لیا تھا. جو بیج تم اپنی زمین میں بوگے کل وہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا. جب تم نے پہلے مارچ نکالا تو آج تمہاری سرکوپی کے لیے فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا گیا, آصف زرداری کے بیٹے کو کھڑا کر دیا گیا, نواز شریف کی بیٹی اور ان کے پریوار کو کھڑا کر دیا گیا. وہ جیلوں میں صحیح ہیں, بیمار ضرور ہیں, لیکن ان کے چاہنے والے, ان کے ورکر تمہاری تخت کو ہلانے کے لیے کافی ہیں. لیکن تیج ٹکو صاحب, عمران خان نے بھی آج جم کر لتاڑا ہے مولانا کو. حالانکہ مولانا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں نے عمران خان کو اجاگر کر دیا. آج کشمیر پالیسی کو جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں بتایا فیل بتایا, وہاں کی اپوزیشن نے بتایا کہ کس طرح سے عمران خان اس پر بالکل کامیاب نہیں ہو پائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان مہنگائی کی, بے روزگاری کی چپیٹ میں آ گیا. آج شہباز شریف نے ٹکو صاحب وعدہ کر لیا ہے اس ریلی سے کہ اگر ہم کو موقع ملتا ہے اور اگر ہم 6 مہینے کے اندر یہاں کی بے روزگاری اور دوسری چیزیں دور نہیں کر پائے, جو مشکلات ہیں, تو میرا نام بھی شہباز خان نیازی, شہباز شریف نیازی رکھ دینا. آپ کو بھی پتا ہے ٹکو صاحب کی نیازی لفظ پاکستان میں کتنا خراب مانا جاتا ہے, اور عمران خان کے لیے تو لوگ چڑ نیازی کا استعمال کرتے ہو, کیونکہ جنرل نیازی نے جب سرنڈر کیا تھا ہندوستان کے سامنے تو یہ عمران خان کے خاندان کے تھے. عمران خان بھی نیازی لکھتے ہیں, لیکن خان بھر لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں. نیازی لکھنا وہاں اب اچھا نہیں مانا جاتا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے نا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ایسی سیاسی سٹیٹمنٹ ایسے جلسے میں دینا کوئی بالکل روٹین ہے. یہ ہر ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگ وعدے کرتے ہیں, وہ وعدے کتنا پورا کر سکتے ہیں وہ بھی 6 مہینے میں بتا رہے ہیں. اچھا ٹکو صاحب, نیازی لفظ سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں پاکستانی؟ اور باقاعدہ گو نیازی گو گانا بنا ہے آج, گو نیازی گو عمران نیازی گو. نہیں, آئی تھنک میں نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے جنرل نیازی ان کے کچھ رشتہ داری میں ہیں, تو نیازی اب کیونکہ جو اپوزیشن میں ہیں اور عمران خان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, وہ نیازی شبد کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اور نیازی آپ نے خود ہی بتا دیا وہ اتنا پاپولر نام نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن میں ایک دو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کئی سالوں سے ریڈیکلائزیشن اتنا زبردست ہو رہا ہے, اور جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ دھرم اور پالیٹکس کے بیچ میں جو ایک لائن ہوتی تھی وہ بالکل ایویپریٹ ختم ہی ہو گئی ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 15-20 سال سے جتنی بھی پولیٹیکل موومنٹس پاکستان میں ہوئی ہے, اس کا کور جو تھا وہ دھارمک پارٹیوں نے ادھر دے دیا ہے. عمران کا بھی یہی حال ہے, اور اب جو ہو رہا ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ آپ
कोई धार्मिक संस्था वहां पर, कोई रेडिकल ग्रुप जो है इस मुहिम को आगे चलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसे डेडिकेटेड कार्डर्स हैं जो मुश्किलात उठाने के लिए तैयार हैं और जो इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी अवाम लोग, फिर अवाम जो है इसके साथ मिल जाता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई बदलने वाला है, क्योंकि आपने खुद सोसाइटी को इतना जबरदस्त रेडिकलाइज किया। और अगर आप आज देखते हैं, मैं तो एक्चुअली हैरान हूं, कभी कभी मैं पाकिस्तानी मीडिया को मैं मानता हूं कि वो बहुत फ्री हैं, फेयर हैं और काफी सारा क्रिटिसिज्म भी करते हैं अपने सरकार का। उनकी जो महिलाएं हैं वो इतना जबरदस्त रोल करती हैं, खासकर मीडिया में, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने किया है। और अब ऐसा समय आया है कि उनके एंकर्स को और उनके टेलीविजन वालों को, जो महिलाएं हैं उनके साथ, उनको वो रैली में आने नहीं दे रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचा। जिस देश ने एक छोटी उम्र में एक औरत को अपना प्रधानमंत्री चुना, और उस देश का ये हाल है कि अभी भी जब औरतें वहां पर काफी अग्रसर हैं, हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, उनको वो अपना टेलीविजन और कैमरा वगैरह के साथ अपनी रैली में आने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक चीज को तो जरूर साबित करती है कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन की वजह से मेरा सवाल पॉलिटिक्स के ऊपर पर कादी साहब, मैं आपसे यही जरा से जानना चाहता, जो तेज टिक्कू साहब ने भी बात उठाई कि ये मौलाना लोग जो होते हैं ये महिलाओं से, खवातीन से इतना खौफ क्यों खाते हैं। और मैं हिंदुस्तान की तो बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जहां पर आला क़यादत औरतों के पास रही है। बावजूद इसके मौलानाओं को औरतों से इतनी तकलीफ क्यों है, आज जैसा कि इतनी बड़ी रैली में दिखा। ये मैं नहीं कह रहा, वहां का मीडिया कह रहा है। और यही सवाल वहां के मीडिया ने, वहां की खवातीन न्यूज एंकर्स ने तमाम मौलानाओं, और जो उस वक्त पैनलिस्ट थे बहुत सारे अलग अलग चैनलों में, मौलानाओं के चेहरे पर दागा, मौलानाओं को दागा, तो वो यहां दाएं बाएं करने लगे। आप एक हिंदुस्तानी आलिम दीन होने के नाते क्या कहेंगे, क्यों इतनी दूरी खवातीन से? देखिए डॉक्टर इमरान साहब, पाकिस्तान का हाल, उसका जार पूरी दुनिया जानती है वो क्या है। बहरहाल वो हमारा ही बच्चा है, और वो हमारा बच्चा जब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम, क्योंकि हवाला इस्लाम का दिया गया। देखिए वो सही है जी, वो हमारा ही बीज है जो हमसे चला गया, बहरहाल वो दुनिया जानती है। रहा लफ्ज मौलाना का ताल्लुक, मैंने उस दिन भी जब दिवाली की उस पर मुबारकबाद के मुद्दे पर हम लोग बैठे थे, इमरान साहब और जो नेशनल गैर नेशनल और खासकर पाकिस्तानी हजरात अगर हमारी डिबेट को देख रहे हैं वो भी गौर से सुने और हिंदुस्तानी लोग भी सुने। हर आदमी चेहरे पर दाढ़ी रखा ले, टोपी रख ले, कुर्ता पाजामा पहन ले, वो मौलाना नहीं होता है। वो सिर्फ वो एक इस्लामी शक्ल और सूरत का तो हो सकता है, मौलाना नहीं होता। मौलाना तो वो है कि उसके दिल में औरत की भी अजमत होती है, मर्द की भी अजमत होती है। मर्द और औरत की अजमत से बरतरफ आ जाइए, इंसानियत की हमदर्दी करे, कौम की बका करे, तहफ्फुज और मुल्क और कौम का दर्द जिसके दिल में होगा, जिसने अहादीस और तमाम मज़ाहिब को गहराई से मुताला करने के बाद सबके साथ मसाबात, आदल, रहम और करम की भीख मांगी हो, वो इस्लाम और वो मौलाना होता है। अब इसका तर्जुमा आगे, अब पाकिस्तान की मीडिया पर चले आइए। पाकिस्तानी हजरात ने अगर इस तरीके से कोई काम किया है और उनको औरतों से दूरी रखी है, तो ये उनकी ये है कि वो औरतों को अपने नुक्ताए नजर से या अपने मुल्क के एतबार से देखते हैं, हालांकि वो बराबर की शरीक है, हर हैसियत से है। और हम तो ये भी कहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मजहब इस्लाम भी यही कहता है। मजहब इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि हवाला वही दिया गया ना, क्योंकि मौलाना इतनी बड़ी रैली की क़यादत कर रहा है, इसीलिए ये कहा गया कि खवातीन रैली से दूर रहें। क्या पर्दे का कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह आज जब दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है, और इस्लामिक मुल्कों में भी खवातीन मर्द हजरात कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो बर्रे सगीर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चेहरा हमें क्यों दिख रहा है? भाई औरतों को उन्होंने अपने किसी मकसद के तहत मना किया हो कि वो मीडिया में आएंगी, कवरेज करेंगी, भीड़ भाड़ होगी, उसमें घुस जाएंगी। हो सकता है कोई सरफरे हजरात हो ताकि कहीं छुबा इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इस बुनियाद पर उन्होंने मना किया। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई खातून लीडर भी नहीं थी, किसी भी सियासी जमात की कोई खातून लीडर भी नहीं थी। वरना पाकिस्तान में जो रैलियां होती हैं, हम भी दिखाते हैं, हमारे यहाँ भी जो रैलियां होती हैं, सब लोग होते हैं उसमें शामिल, और एक से बढ़कर एक तकरीरें होती हैं। लेकिन आज खवातीन गायब थी, तो ये भी एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि बर्रे सगीर का मामला है, खवातीन की इज्जत का मामला, और उसमें मजहब का कहीं ना कहीं लबादा उड़ाने की कोशिश की जाती है। तो क्या मजहब ऐसा कहता है? इस पर भी गौर व खोज की जरूरत है। मैं इस पर भी बात करूंगा। और